हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन वालिया। सीटेट जनवरी 2024 का पेपर नज़दीक है और आशा करता हूँ आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। इस एग्ज़ाम को देने से पहले आपको 20 अगस्त 2023 में जो पेपर हुआ था उस पेपर का एनालिसिस भी कर लेना चाहिए। उस पेपर को देख लेना चाहिए कि किस प्रकार के क्वेश्चन उसमें हमें देखने को मिले थे। तो आज की क्लास में मैं 20 अगस्त 2023 वाले पेपर के एसएसटी को ही एनालिसिस करूँगा, उसका विश्लेषण करेंगे। आज देखेंगे कि किस प्रकार का ये पेपर आया था और हमें किस तरीके से आगे एसएसटी को और प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो सबसे पहले प्रश्न की अगर मैं बात करूं, समताप मंडल की परिस्थितियां हवाई जहाज़ उड़ाने के लिए आदर्श होती है, सही कारण का चयन कीजिए। वायुमंडल के अंदर समताप मंडल होती है, इसी समताप मंडल में वायुयान गति करते हैं, उड़ते हैं। तो क्या कारण है कि वायुयान समताप मंडल में ही गति करते हैं? तो इसका सही आंसर हमें छांटना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है उच्च वायुदाब होता है वहाँ पर। ऑप्शन नंबर सेकंड है कि बादलों एवं मौसमी संबंधी घटनाओं से मुक्त होता है। ऑप्शन नंबर थर्ड है कि आंधी वाली परिस्थितियाँ तेज पवन से। ऑप्शन नंबर फोर्थ है कि निम्न वायुदाब होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। इसका बिल्कुल राइट है कि बादलों एवं मौसमी संबंधी घटनाओं से मुक्त होता है समताप मंडल। और वही समताप मंडल जिसके अंदर ओजोन परत भी पाई जाती है, ओजोन गैस भी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित में से यातायात का कौन सा साधन अधिक दूरी में भारी एवं बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए सबसे सस्ता होता है? मतलब एक तो बड़े आकार वाले होते हैं और भारी सामान होता है, तो उनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए सबसे सस्ता मार्ग इनमें से कौन सा होगा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसका राइट है जलमार्ग। तो जलमार्ग के माध्यम से ही हम लोग बहुत बड़े बड़े लेवल के या बहुत भारी सामान को एक देश से दूसरे देश में पहुंचाते हैं। तो जलमार्ग सबसे सस्ता भी है और सुगम भी रहेगा। तो नंबर नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन की बात करें। अपने पर्यावरण को बचाने के लिए जिस प्रकार के संसाधनों का हमें अधिक उपयोग करना चाहिए उनका सुझाव कीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है अनवीकरणीय संसाधन को हम लोग यूज़ करेंगे, या ऑप्शन नंबर सेकंड है कि मानव निर्मित संसाधनों का यूज़ करेंगे, या ऑप्शन नंबर थर्ड है कि अजैविक संसाधनों का यूज़ करेंगे, या ऑप्शन नंबर फोर्थ है नवकरणीय संसाधनों का उपयोग करेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट है। अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे। गल्फ स्ट्रीम एक गर्म महासागरीय जलधारा है क्योंकि यह ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर चलती है। ऑप्शन नंबर सेकंड है कि गर्म पानी के झरनों स्रोतों द्वारा गर्म होती है। ऑप्शन नंबर थर्ड है भूमध्य रेखा के निकट से उत्पन्न होती है, या ऑप्शन नंबर फोर्थ है अंतर्भीत भूमि के नीचे से गर्म होती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, इसका बिल्कुल राइट है, क्योंकि भूमध्य रेखा के निकट से उत्पन्न होने वाली ये जलधारा जो यूरोप का कंबल भी, गर्म कंबल भी कहलाती है, क्योंकि ये अटलांटिक महासागर से होती हुई यूरोप से टकराती है और इसका उत्पन्न या इसका जो उद्गम होता है या फिर ये जो उत्पन्न होती है भूमध्य रेखा के आसपास से होती है। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्रश्न की। ओके, निम्नलिखित युग्मों का सही मिलान कीजिएगा। तो कॉलम फर्स्ट दिया गया, कॉलम सेकंड दिया गया है। इधर हमारा ओजोन परत है। ओजोन परत किस में पाई जाती है? तो ये पाई जाएगी समताप मंडल में। जो रेडियो प्रेक्षण होता है ये वायुमंडल में होता है, बी चला जाएगा फोर्थ का। मौसमी घटनाएं जो होती हैं वो सौरमंडल में हो जाती है और पतली वायु परत होती है हमारी बहिर्मंडल में। तो ए का थर्ड है और ऑप्शन नंबर थर्ड इसका बिल्कुल राइट चला जाएगा। ओके, तो इस प्रकार के प्रश्न हमें देखने को मिलते हैं एसएसटी के अंदर। हर पेपर में, हर शिफ्ट में लगभग इस प्रकार के प्रश्न हमें देखने को मिलते हैं जो वायुमंडल से संबंधित हैं। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्रश्न की। निम्नलिखित कथनों में से ऊर्जा संसाधनों पर असत्य कथन की जांच कीजिएगा। असत्य कथन हमें छांटना है, कौन सा इसमें से गलत है ऊर्जा संसाधनों पर। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कि बायोगैस ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण होती है। ऑप्शन नंबर सेकंड है कि ज्वारीय ऊर्जा सामीप्य होती है। ऑप्शन नंबर थर्ड है कि पवन ऊर्जा प्रदूषण मुक्त होती है, या ऑप्शन नंबर फोर्थ है कि सौर ऊर्जा नवकरणीय ऊर्जा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि ज्वारीय ऊर्जा समाप्त होने वाली ऊर्जा नहीं है। ये समाप्त लिखा होगा, यहाँ पर मिस्टेक है थोड़ी, तो समाप्त होने वाली ऊर्जा नहीं है,
ठीक है। नहीं तो पवन ऊर्जा प्रदूषण मुक्त ऊर्जा होती है, सौर ऊर्जा नवकरणीय ऊर्जा है, और बायोगैस जिसमें से मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है वो ग्रीन हाउस गैस प्रभाव का कारण बनती है। तो ये सारे 3 ऑप्शन सही है, और लेकिन गलत है इसमें ज्वारीय ऊर्जा, समाप्त होने वाली ऊर्जा है, गलत हो जाएगा। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्रश्न की, अक्षांशों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा और निम्नलिखित में से सही कथन का चयन कीजिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, अक्षांशों के बारे की बात की जा रही है कि उत्तरी ध्रुवीय वृत्त विषुवत रेखे के 23.5 डिग्री उत्तर में होता है। ऑप्शन नंबर सेकंड है कि दक्षिण ध्रुवीय वृत्त, मतलब दक्षिण ध्रुवीय जो व्रत होता है वो 23.5 डिग्री दक्षिण में होता है। या ऑप्शन नंबर थर्ड है कि कर्क रेखा दक्षिणी गोलार्ध से होकर गुजरती है। या ऑप्शन नंबर फोर्थ है कि मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध से होकर गुजरती है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, इसका बिल्कुल राइट है, क्योंकि मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध से होकर गुजरती है, क्योंकि ये 0 डिग्री से 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में एक अक्षांश रेखा है, जिसे 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा भी कहते हैं, और इसे मकर रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी कहते हैं। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्रश्न की, तो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है कि तटीय प्रदेशों में या तटीय क्षेत्रों में समुद्री गुफाएं बनती है, समुद्री गुफाओं के निर्माण के लिए उपयुक्त कारण का चयन कीजिएगा। क्यों समुद्री गुफाएं बनती है तटीय क्षेत्रों में? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है तरंगों द्वारा अपरदन व निक्षेपण। ऑप्शन नंबर सेकंड है कि मानव निर्मित गतिविधियां। ऑप्शन नंबर थर्ड है शैलों का गिरना। ऑप्शन नंबर फोर्थ है कि पवन अपरदन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, देखो जब भी कोई तटीय प्रदेश है, जैसे अगर मैं बात करूं गोवा की या फिर एक गुजरात की या फिर महाराष्ट्र वाले रीजन की, तो उसमें क्या होगा कि वहाँ पर तरंगें चलती है, जो जल की धाराएँ होती हैं उन्हें मैं तरंगें बोल रहा हूँ, जो तरंगें चलती हैं और वो अपरदन करती है और निक्षेपण करती है, और वो एक प्रकार की तटीय गुफाओं का निर्माण कर देती है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसका बिल्कुल राइट है। ओके, अगले प्रश्न की बात करें तो यदि ग्रीनविच यामयोत्तर पर समय के दोपहर के 12 बजे हैं, तो 45 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय क्या होगा? पूर्वी देशांतर की बात की जा रही है। अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर ये ग्लोब है, यहाँ 0 डिग्री एक हमारा यामयोत्तर है, और यहीं पर 12 बज रहे हैं, और इस साइड में मैं 45 डिग्री पूर्व की दिशा में 45 डिग्री चलूँगा आगे, तो वहाँ पर देखूँगा मैं कि 45 डिग्री देशांतर रेखा पर समय क्या हो रहा होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ इज़ द राइट है। क्यों? क्योंकि 15 डिग्री को चलने में, पृथ्वी 15 डिग्री जब चलती है तो उसे कितना समय लगता है? 1 घंटा लगता है। 30 डिग्री को चलने में कितना समय लगेगा? 2 घंटे। 45 डिग्री को चलने में कितना समय लगेगा? 3 घंटे। और यहाँ पर दोपहर के ये 12 बज रहे हैं, और जब दोपहर के 12 बज रहे होंगे तो 3 घंटे हमारा समय आगे हो जाएगा, क्योंकि पूर्वी दिशा में समय बढ़ता है और पश्चिमी दिशा में समय घटता है। तो पूर्वी दिशा में 3 घंटे आगे होगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? अपराह का जो समय होगा, मतलब दोपहर का जो समय होगा वो 3 बज रहे होंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ इज़ द राइट है। ओके, अगले प्रश्न की बात की जाएगी, तो निम्नलिखित में से ग्लोब के बारे में सही कथनों का चयन कीजिएगा। ग्लोब मतलब जो हमारी पृथ्वी जैसा एक आकार में होता है ग्लोब, उस ग्लोब की पहचान, मतलब ग्लोब के बारे में सही कथन का हमें चयन करना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कि ग्लोब पर अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं खींची गई हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी है कि यह अपने अक्ष पर झुकी हुई अवस्था में दिखाई देती है। जी, क्योंकि जब ग्लोब दिखाई दे रहा है झुका हुआ, तो फिर अक्षांश और देशांतर रेखा भी झुकी हुई दिखाई देगी। ऑप्शन नंबर थर्ड है कि यह पृथ्वी का वास्तविक प्रतिरूप है। ऑप्शन नंबर थर्ड है या फोर्थ है या डी है, यह अंडाकार आकृति में होते हैं। तो ये गलत हो जाएगा, अंडाकार आकृति है। लेकिन इसके ऊपर के जो 3 ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएंगे, ए बी सी। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका बिल्कुल राइट है, क्योंकि इसके ऊपर अक्षांश और देशांतर रेखाएं होती हैं, और ये काल्पनिक होती हैं, मतलब ओरिजिनल नहीं है। यह अपने अक्ष पर झुकी हुई अवस्था में दिखाई देती हैं, और यह पृथ्वी का एक वास्तविक प्रतिरूप होता है, एक रियल मतलब डुप्लीकेट कॉपी होती है, मतलब इस प्रकार के जैसे पृथ्वी होती है। ओके, अगले प्रश्न की हम बात करेंगे। स्थान परिवर्तन से प्राकृतिक वनस्पति में भी परिवर्तन होता है। सदाबहार वृक्ष भूमध्य वर्ती प्रदेश के समीप क्यों उगते हैं? तो देखो, जैसे जैसे हम लोग इस पृथ्वी पर या तो ऊपर की ओर जाएंगे तो यहाँ पर अलग वन पाए जाएंगे, नीचे की ओर जाएंगे तो यहाँ अलग वन होंगे, कहीं गहराई वाले स्थान पे वन
अलग होते हैं, तो इसीलिए स्थान परिवर्तन से प्राकृतिक वनस्पति में भी परिवर्तन आता है। इसने कहा कि सदाबहार वृक्ष जो होते हैं वो भूमध्य प्रदेश के समीप ही पाए जाते हैं, इस 0 डिग्री लाइन के पास ही पाए जाते हैं। तो कारण क्या है? क्या ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कि यहाँ मध्य तापमान और मध्य वर्षा होती है? ऑप्शन नंबर सेकंड है कि यहाँ निम्न वर्षा और उच्च तापमान होता है? क्या ऑप्शन नंबर थर्ड है कि यहाँ मध्य वर्षा और निम्न तापमान होता है? क्या ऑप्शन नंबर फोर्थ है कि भारी वर्षा और उच्च तापमान होता है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, इसका बिल्कुल राइट है, क्योंकि यहाँ पर भारी वर्षा होती है, उच्च तापमान होता है। जब उच्च तापमान होगा तो भारी वर्षा भी होगी, और जब भारी वर्षा होगी तो इसलिए यहाँ पर सदाबहार वृक्ष भी पाए जाएंगे। तो इसलिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट। अगले क्वेश्चन की बात करें, ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटने के लिए खींची गई काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? ये ग्लोब है, इस ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांट दिया गया है, तो एक उत्तरी गोलार्ध हो गया, एक दक्षिणी गोलार्ध हो गया, तो वो रेखा कौन सी कहलाएगी? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसका बिल्कुल राइट है, विषुवत रेखा उसे हम लोग कहेंगे, इक्वेटर लाइन, भूमध्य रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑफिस जाने वाली महिला जिसे वेतन और सम्मान मिलता है। देखो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन में मिस्टेक है, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ कि एक ऑफिस जाने वाली महिला है जिसे वेतन भी मिल रहा है और जिसे सम्मान भी मिल रहा है, वह अपने इस काम की तुलना घरेलू काम से करने लग जाती है, कि घरेलू काम को वो कम समझने लग जाती हैं और अपने आप को वो बहुत ज़्यादा उच्च समझने लग जाती है। मतलब एक प्रकार से कहते हैं कि वो घर का काम करने में अब असमर्थ है, कहती है कि मैं नहीं करूँगी ये काम, क्योंकि मैं तो घर का मतलब बाहर का काम करती हूँ, ऑफिस में जाती हूँ, मुझे वहाँ सैलरी अच्छी मिल रही है, वेतन अच्छा मिल रहा है, सम्मान भी मिल रहा है, तो मैं घर का काम क्यों करूँ? ठीक है, इस प्रकार की एक महिला है। तो इसके कारण की हमें जांच करनी है कि वो ऐसा क्यों कर रही है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कि कार्यालय काम का अति मूल्यन होना। ऑप्शन नंबर सेकंड है कि भारतीय समाज की पितृक व्यवस्था। ऑप्शन नंबर थर्ड है कि घरेलू काम का अवमूल्य, या ऑप्शन नंबर फोर्थ है घरेलू काम के लिए कम समय लगना। देखो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि उस महिला की गलती नहीं है। यहाँ पर भारतीय समाज का एक पितृक या पैतृक व्यवस्था है जो चली आ रही है, कि एक जो पुरुष काम करते हैं बाहर जाकर, वो उन्हें वेतन मिलता है और उन्हें सम्मान भी मिलता है, और जब वो घर जाते हैं तो वो कह देते हैं कि भाई मैं काम नहीं करूँगा, मुझे खाना भी यहीं पे दे दो, मुझे चाय वगैरह यहीं दे दो, झाड़ू पोछा अपने आप करो। ठीक है, तो उसी प्रकार से उस महिला ने भी अपने आप को इसी तरीके से समझ लिया कि जिस प्रकार से पुरुष समझते हैं। तो इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, इसका राइट है कि भारतीय समाज की पैतृक व्यवस्था या पितृक व्यवस्था, इसके कारण वो अपने आप को ऐसा समझ रही है। नंबर नेक्स्ट बात करेंगे प्रश्न की, भारतीय नागरिकों को अनुदित किस मौलिक अधिकार की परिधि के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने भोजन के अधिकार, निजता के अधिकार, प्रदूषण मुक्त जल एवं वायु के अधिकार की व्यवस्था की है? मतलब ऐसा कौन सा एक हमारा फंडामेंटल राइट्स है, या भारतीय संविधान हमें ऐसा कौन सा एक आर्टिकल देता है जिसके तहत भोजन का अधिकार हमें मिलता है, निजता का अधिकार मिलता है, प्रदूषण मुक्त जल मिलता है, या फिर वायु के अधिकार मिलता है? टोटल कहने का तात्पर्य है कि जीने का अधिकार मिलता है, और जीने के अधिकार के लिए हमेशा एक ही आर्टिकल आप याद रखेंगे, उसे कहते हैं आर्टिकल नंबर 21, ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी इसी आर्टिकल के अंदर आती है, निजता का अधिकार भी इसी में आता है, राइट टू प्राइवेसी। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्रश्न की, सभी व्यक्ति कानून की दृष्टि में समान है, वाक्य का अर्थ क्या है? सभी व्यक्ति कानून की दृष्टि में समान है, इस वाक्य का क्या अर्थ बनता है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कि सभी नागरिकों को अपने सामाजिक आर्थिक स्तर के अनपेक्ष समान कानून का पालन करना होगा। ऑप्शन नंबर बी है कि कानून की दृष्टि में किसी भी व्यक्ति के साथ उसके नस्ल, वर्ण, धर्म, जाति अथवा जेंडर के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी है कि असमानताएं समाप्त हो गई है। ऑप्शन नंबर डी है कि समस्त नागरिकों के लिए निष्पक्ष अवसर एवं गौरवमय जीवन सुनिश्चित करता है। तो इसमें से सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसका बिल्कुल राइट है, ए बी डी। ए बी डी, असमानताएं समाप्त हो गई, ऐसा नहीं है, आज भी असमानताएं बहुत देखने को मिलती है समाज के अंदर, तो ये सी ऑप्शन तो उसका गलत हो जाएगा। नंबर नेक्स्ट बात करेंगे प्रश्न की, ओके, भारतीय धर्मनिरपेक्ष अमेरिकी धर्मनिरपेक्ष से भिन्न है,
दोनों के बीच के भेदों की पहचान करने वाले सही विकल्प निम्नलिखित में से कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, अमेरिका में राज्य और धर्म में से कोई भी एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप नहीं करता है, सही है बिल्कुल। ऑप्शन नंबर बी है कि भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा का प्रावधान किया गया है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका और भारत दोनों ही राज्य के मामले में धार्मिक मामलों में स्पष्ट प्रतिकरण बनाते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ए बी, इसका सही है। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट चला जाएगा। तो ध्यान रखेंगे, धर्मनिरपेक्ष और अमेरिकी धर्मनिरपेक्ष में ये भिन्नता है। निम्नलिखित में से किन सेवाओं को सार्वजनिक सेवाओं में सम्मिलित किया जा सकता है? तो किनको किया जा सकता है सार्वजनिक सेवाओं में? तो पुलिस सेवाओं को भी किया जाता है, न्यायिक सेवा, शैक्षणिक सेवा, निर्माण सेवा नहीं की जा सकती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए बी सी, ए बी एंड सी, थर्ड ऑप्शन इसका राइट है बिल्कुल। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से किन घटनाओं की पहचान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अत्याचार रोकथाम निवारण अधिनियम 1989 के उल्लंघन के रूप में की गई है? तो किसकी पहचान की गई है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, ऊंची जाति के लोग द्वारा अनुसूचित जाति के लोगों को के विरुद्ध हिंसा करना। ऑप्शन नंबर बी है, अनुसूचित जाति समुदाय के सदस्य को आपत्तिजनक पदार्थ खाने के लिए बाध्य करना। ऑप्शन नंबर सी है कि गैर आदिवासी लकड़ी व्यापारियों को जनजाति भूमि के दोहन की अनुमति देना। ऑप्शन नंबर डी है, अनुसूचित जाति समुदाय के सदस्य से विवाह करना। तो ये विवाह भी है और जबरन विवाह भी इसके अंदर आ जाता है। ए बी और डी इसका सही हो जाएगा बिल्कुल, सी ऑप्शन ज़्यादा सही नहीं होगा। तो इसलिए ए बी डी इसका राइट है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट है। सीटेट आयोग नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान भारतीय न्यायिक व्यवस्था की स्वतंत्रता सुनिश्चित करते हैं? तो भारतीय न्यायिक व्यवस्था की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने वाले प्रावधान कौन से हैं? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया में विधायकी या विधायिका शामिल नहीं होती। ऑप्शन नंबर सेकेंड है, न्यायाधीशों का निश्चित कार्यकाल होता है। ऑप्शन नंबर सी है, न्यायाधीशों के आचरण की संसद चर्चा नहीं कर सकती है। ऑप्शन नंबर डी है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। तो इसमें ऊपर के जो हमारे तीन हैं, ए बी सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। सी थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट है। इसमें सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं, वो सही बात है, लेकिन ये कोई वो नहीं है कि एक न्यायिक व्यवस्था की स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है, ठीक है। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बी एंड सी, मतलब ए बी सी इसके तीनों सही चले जाएंगे। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। ओके, मध्याह्न भोजन जो है योजना के विद्यार्थियों में जातिगत पूर्वाग्रह को कम करने में सहायता की है तथा सामाजिक न्याय को बढ़ावा मिला है। सही विकल्प का चयन कीजिएगा, कौन सा कथन इनमें सही है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कि सभी जातियों के बच्चे साथ बैठकर खाते हैं, सही है। ऑप्शन नंबर बी है, कई स्थानों में दलित महिलाओं को खाना पकाने के लिए रखा जाता है। ऑप्शन नंबर सी है, स्कूलों में गरीबी या गरीब बच्चों का प्रवेश लेना कई गुना बढ़ गया है। ऑप्शन नंबर डी है कि स्कूल छोड़ने की दर में कमी आई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए बी सी डी, चारों ऑप्शन इसके राइट है। यहाँ पर आयोग के द्वारा चारों ऑप्शन इसके सही माने गए हैं, नहीं तो डी ऑप्शन मेरी तरफ से तो गलत होगा भाई। क्यों? क्योंकि स्कूल छोड़ने की दरों में कमी आई है, ऐसा तो नहीं है कि कमी आई है, स्कूल छोड़े जा रहे हैं बच्चों के द्वारा अब, ठीक है। पहले ज़्यादा भीड़ होती थी, अब भीड़ नहीं है बच्चों की स्कूलों के अंदर। ओके, अगले प्रश्न की हम बात करेंगे। नीचे दो कथन ए और बी खिलाफत आंदोलन के संदर्भ में दिए गए हैं। खिलाफत आंदोलन इतिहास के अंदर एक बड़ी घटना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कि 1920 में अंग्रेजों ने तुर्की के सुल्तान खलीफा पर बहुत सख्त संधि थोप दी थी, इस कारण ये खलीफा आंदोलन चला। ऑप्शन नंबर बी है कि भारतीय मुसलमानों चाहते थे कि पुराने ओटोमन साम्राज्य, जो टर्की वाला एरिया है उसको ओटोमन साम्राज्य कहा जाता था, तो ओटोमन साम्राज्य में स्थित पवित्र मुस्लिम स्थानों पर खलीफा का नियंत्रण नहीं होना चाहिए था। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा और बी ऑप्शन गलत हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका सही है, बी ऑप्शन इसका गलत है। क्यों? क्योंकि देखो भाई, जिस समय फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था 1914 से लेकर 1918 के तक,
तो ओटोमन साम्राज्य पर ब्रिटिश का अधिकार हो गया था और उन्होंने वहाँ से खलीफा की उपाधि जो व्यक्ति लेकर रखते थे, जो बड़े मुस्लिम धर्म गुरु हुआ करते थे, उनकी खलीफा की उपाधि को नष्ट कर दिया था, ख़त्म कर दिया था। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर तो इसने जब वो नष्ट किया गया, भारतीय लोगों ने फिर उनके खिलाफ, अंग्रेज़ों के खिलाफ कार्रवाई की, अंग्रेज़ों के खिलाफ बोलना शुरू किया और एक भारत में आंदोलन छेड़ दिया जिसका नाम था खिलाफत आंदोलन। मतलब हम लोग खिलाफ हो गए अंग्रेज़ों के। तो पहला ऑप्शन तो इसका बिल्कुल राइट है, लेकिन सेकंड ऑप्शन में कह रहा है कि भारतीय मुसलमान चाहते थे कि पुराने ओटोमन साम्राज्य में स्थित पवित्र जो मुस्लिम स्थानों पर खलीफा का नियंत्रण था वो नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि नहीं होना चाहिए था, नियंत्रण होना चाहिए था, वो ही चाहते थे। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करेंगे। स्वतंत्र भारत के संबंध में, आज़ादी के भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। कथन जैसे कि एक दिया गया है कि हमारा संविधान कानून की नज़र में सबको बराबर मानता है। जी बिल्कुल सही है, लेकिन असल ज़िंदगी में कुछ भारतीय लोगों के मुकाबले ज़्यादा बराबर नहीं है। मतलब ऐसा होता है कि कुछ लोगों के मुकाबले मतलब समानता नहीं है। ऑप्शन कारण है क्योंकि भारतीय संविधान में तय किए गए आदेशों को हम अभी तक साकार नहीं कर सके हैं या कर नहीं पाए हैं। ये बिल्कुल सही है कि जो भारतीय संविधान के अंदर लिखे गए प्रावधान हैं उनको पूर्ण रूप से हम लोग साकार नहीं कर पाए हैं आज भी, इतने साल संविधान को लागू हुए होंगे। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही चला जाएगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे। 1883 के इल्बर्ट बिल के लागू करने पर विरोध हुआ था, क्यों? देखो, ये जो विरोध हुआ था क्या कारण था? देखो, मैं आपको बताऊं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा एक इल्बर्ट बिल लाया गया था जिसमें कहा गया था कि भारतीय जो न्यायाधीश होंगे या भारत के जो वकील होंगे वो भी केस लड़ सकेंगे अंग्रेज़ों का। मतलब अगर अंग्रेज कुछ एक हस्तक्षेप कर रहा है किसी काम में या फिर अंग्रेज गलत है किसी कार्यों में, तो उनके खिलाफ जो है केस लड़ा जा सकता है भारतीय लोगों के द्वारा भी। लेकिन यहाँ पर अंग्रेज़ों को परेशानी हुई, कुछ अंग्रेज़ों को। उन्होंने कहा कि भारतीय लोग हमारा केस नहीं लड़ सकते, भारतीय एक निम्न कोटि के लोग हैं और एक हम उच्च कोटि के हैं। तो एक वो जातिवाद या फिर एक ऊंच नीच वाला फ़र्क देखने को हमें मिला था इस एक्ट के अंदर। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कि भारतीयों ने इसका विरोध किया क्योंकि इस बिल में ब्रिटिश सरकार को बिना सबूत के भारतीयों पर मुकदमा चलाने का छूट दिया गया था। तो ये तो गलत हो जाएगा भाई। सेकंड ऑप्शन है अंग्रेज़ों ने इस बिल का विरोध किया क्योंकि अब भारतीय भी ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमा चला सकते हैं। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी है कि बिल ने अंग्रेज़ों और भारतीय न्यायाधीशों के बीच में समानता स्थापित करने का प्रयास किया। ऑप्शन नंबर डी है कि बिल भारतीय लोगों के प्रति नस्लवादी नज़रिया रखता था। ऐसा गलत हो जाएगा। तो बी और सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका राइट है, बी और सी इसका बिल्कुल राइट होगा। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो निम्नलिखित में से किसने कुरान की आयतों की पुनर्व्याख्या करके कहा कि महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, मुमताज़ अली के द्वारा। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन की। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कि 19वीं सदी के दूसरे अर्थ तक गैर ब्राह्मण जातियों के भीतर भी लोग जातीय भेदभाव के खिलाफ आवाज़ उठाने लगे और सामाजिक समानताओं और न्याय की मांग करते हुए आंदोलन की शुरुआत की। ऑप्शन नंबर बी है कि मध्य भारत में सनातनी आंदोलन की शुरुआत घासीदास ने की, जिन्होंने चमड़े का काम करने वाले लोगों के बीच कार्य किया और उनको संगठित किया तथा उनकी सामाजिक स्थिति को सुधारने के लिए आंदोलन किया। सही विकल्प का चयन कीजिएगा। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा, इसका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ए और बी दोनों सही है, परंतु बी ए का उदाहरण नहीं है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नंबर नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रश्न की। निम्न जातियों की दुर्दशा पर ज्योतिराव फूले ने 1873 में एक पुस्तक लिखी थी। वो पुस्तक जो थी किस पर आधारित थी? ठीक है, उस पुस्तक का नाम था गुलामगिरी। तो गुलामगिरी किस पर आधारित थी? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है भारत के उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन के राष्ट्रवादियों पर।
ऑप्शन नंबर सेकंड है कि अमेरिकी गृह युद्ध में दास प्रथा का विरोध करने वाले कार्यकर्ता पर। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा, ये इसका सही है कि अमेरिकी गृह युद्ध में दास प्रथा का विरोध करने वाले कार्यकर्ताओं पर आधारित थी गुलामगिरी पुस्तक, जो ज्योतिराव फूले के द्वारा लिखी गई 1873 में। नंबर नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रश्न की, मध्यकाल में जनजातीय समूह के बारे में हमें बहुत कम जानकारी मिलती है, ऐसा क्यों? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वे लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे, इसलिए उनके बारे में हमें कम जानकारी उपलब्ध है। ठीक है, ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट है। हमें पढ़ने की आगे जरूरत नहीं, हमें आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। नंबर नेक्स्ट हम लोग देखें क्वेश्चन को, तो निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपदों के नियमित रूप से कर वसूलने के संदर्भ में सही नहीं है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आखेटकों तथा संग्राहकों को भी जंगल से प्राप्त वस्तुएं राजा को देनी होती थी। ऑप्शन नंबर सेकंड है ज़्यादातर फसलों पर कर उपज का 1/2 या फिर आधा हिस्सा निर्धारित किया गया। ऑप्शन नंबर थर्ड है चारवाहों को जानवरों या उसके उत्पादों के रूप में कर देना पड़ता था। ऑप्शन नंबर फोर्थ है कि व्यापारी या व्यापार में खरीद व बेची जाने वाली वस्तुओं पर भी कर लगाया जाता था। सारे ऑप्शन इसमें सही है, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल गलत है, ये दर इसमें नहीं थी जो इसमें दी गई है। ऑप्शन नंबर हम बात करेंगे प्रश्न की, 12वीं शताब्दी में प्रयुक्त प्रौद्योगिकी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा और सही कथन का चयन कीजिएगा। देखो यहाँ पर प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी की बात की जा रही है 12वीं शताब्दी की, तो क्या टेक्नोलॉजी थी? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कि मेहराबों का निर्माण अधिरचना के भार को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता था। बिल्कुल सही है। देखो एक इस प्रकार का जो गेट सा हुआ करता था महल के, मतलब फ्रंट पे कह सकते हैं या फिर अंदर भी कह सकते हैं, तो उसे मेहराब कहते थे और मेहराब पर ही पूरा अधिभार हुआ करता था, पूरे लोड हुआ करता था मतलब पूरे महल का। तो ये एक टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती थी उस टाइम पर। मेहराब का बी ऑप्शन है कि मेहराब का मध्य भाग आधारशिला कहलाता था, यही विकल्प सही। देखो इसमें ए ऑप्शन बिल्कुल सही चला जाएगा, बी ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा। तो ये थे आज के 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सीटेट एग्जाम में आए थे हमारे 20 अगस्त 2023 वाले पेपरों के अंदर। अगर आपको हमारी दी गई जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू सो मच।